हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने आपके लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने समाज सेवी श्री वी.के. धर साहब का। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी हैं पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। मोदी की गारंटी झूठ की, मैं करके दिखाता हूं, अडानी को जमीन देना चाहती है बीजेपी। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है अंबिकापुर से। चूँकि अभी चुनाव चल रहा है और राजनेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी गति पर है, उससे जुड़ी खबरें अखबारों में छपी हैं। यूपी में केस दर्ज, एटीएस ने की कार्रवाई। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य भिलाई से गिरफ्तार। 78% वोटिंग। चुनाव के बाद लौट रहे 3 कर्मी समेत 5 मौतें। रायपुर से खबर है, न्यूजीलैंड आज जीता तो सेमीफाइनल भारत से संभव, हारा तो भारत पाक मैच के आसार। बेंगलुरु से खबर है, राहुल बोले प्रदेश में सरकार बनते ही शुरू होगी जातिगत जनगणना। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। लुंडा और अंबिकापुर से मिलाकर वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय चीन से आगे। वाह भाई। नई दिल्ली से खबर, ज्ञानवापी ताखाने की चाबी पर फैसला सुरक्षित। वाराणसी की खबर, जहरीली शराब से 6 की मौत, यमुनानगर। दिल्ली से खबर है, एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को भिलाई से पकड़ा, आईएसआईएस से जुड़े तार। चुनाव से लौटते हादसा, 3 शिक्षकों की मौत। केसकाल से खबर है, शाह की आज जसपुर कुनकुरी में सभा। 96 साल के हुए आडवाणी, भाजपा नेताओं ने दी बधाई। नई दिल्ली से खबर, अभिषेक को 9 को पेश होने का समन। ईडी ने कथित स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बुलाया, उससे जुड़ी खबर है। इसके अलावा इजराइल आज भी अंदर है। दिल्ली और आसपास पराली को लेकर के जिस तरह के हंगामा मचा हुआ है वो खबर भी अंदर है। केजरीवाल से जुड़ी खबरें भी अंदर है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे आईएसआईएस का। एक व्यक्ति हमारे यहाँ पकड़ा गया, और चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ प्रदेश है, बड़ा सुरक्षित है ये। यहाँ से कोई भागेगा तो बॉर्डर नहीं पहुँच सकता, वो भागेगा तो किसी न किसी राज्य में जाएगा, वहाँ से बॉर्डर उसको भले मिल जाए। लेकिन वो इतना सुरक्षित होने के बाद भी अगर यहाँ पे आईएसआईएस का कोई क्या उसको कहें, स्लीप सेल क्या बोलते हैं उनका, मॉड्यूल का स्लीपिंग सेल, अगर ये लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं तो क्या यह भी माना जा सकता है कि अपराधियों की शरण स्थली भी छत्तीसगढ़ सब तरह से महफूज होने के कारण उनकी शरण स्थली भी बन गई? सर नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। क्या है, ये हमारा प्रदेश जो है बहुत ही शांत, बहुत प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला, स्वागत करने वाला प्रदेश है जी। आप यहाँ पे किसी को दुत्कार जाया नहीं, दुत्कारते हुए नहीं पाओगे जी। सबका स्वागत होता है जी। तो ऐसे प्रदेश में धीरे से अगर आप आ गए और उसके बाद आके आपने खोमचा खोल दिया, कहीं पे ठेला खोल लिया या एक मजदूरी करना शुरू कर दिया अपने को छुपाने के लिए जी, तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई किसी के पीछे यहाँ पड़ता नहीं है। तू कौन है? आप देखिए दुनिया भर के आजकल वो पानी पूरी के और वो गोलगप्पे के जगह जगह नहीं जानते हम, कोई नहीं जानता किसी को कौन है, या मोबाइल का सामान बेच रहे हैं या मजदूरी का काम कर रहे हैं जी। तो इसलिए हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुछ कहीं अपराध करके या अपराध करने की मंशा रखते हुए धीरे से आके छत्तीसगढ़ में कहीं सेटल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लोकल लोगों की मदद के बगैर नहीं हो सकता वो जी, और धीरे 6 महीने साल यहाँ बिताया, उसके बीच में प्लानिंग करी और फिर कर दिया। ये तो अच्छा हो गया, पकड़े गए तो लोग तो हल्का हल्का अलर्टनेस एक आनी शुरू हो जाएगी लोगों में। और लेकिन ये बहुत मुश्किल है छत्तीसगढ़ में किसी को पकड़ पाना, क्योंकि यहाँ किसी से जांच नहीं की जाती है। यहाँ में साधारणतया जांच नहीं, शक की निगाह से नहीं देखा जाता यहाँ किसी को। हाँ, नियम है। पुलिस ने कहा है कि आप अपने पड़ोस में अगर किसी को देखें ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो उसकी सूचना पुलिस को दे, लेकिन आदमी सोचता है हमें क्या करना है। हाँ, नहीं, यही भाव रहता है। वो है हमें क्या करना, दूसरा फिर भी प्यार की नजर से ही देखता है उसकी तरफ, ये मेरा कहना है जी। तो ये छत्तीसगढ़ का जो गुण है कभी कभी दोष बन जाता है वो जी। इस मामले का एक देखिए, कई बार ये होता है, लोग बोलते हैं कि अनपढ़ लोग जो होते हैं बड़ी जल्दी गुमराह हो जाते हैं, उनको गुमराह करके अपराध के रास्ते में ढकेल देना जरा आसान होता है। लेकिन जिसको पकड़ा है पुलिस ने दुर्ग से, उसके बारे में वजीहुद्दीन हायर एजुकेशन के लिए यूपी चला गया था, वहाँ से पीएचडी किया, उसके बाद वहीं रहने लगा। वहाँ वापस लौटा तो यहाँ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्यूशन पढ़ाता था। इस तरह का पढ़ा लिखा लड़का
अगर IAS के हाथ में चला जाता है तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई का और आतंकवाद का कोई मतलब संबंध नहीं, संबंध ऐसा नहीं है तो फिर प्लानिंग के तहत हाँ, गया। ऐसा नहीं है कि भाई कम पढ़े लिखा है वही आतंकवादी बनेगा। अच्छे पढ़े लिखे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उसामा बिन लादेन है जी। वो तो बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर था और एक्चुअली इंजीनियरिंग के बहुत काम भी करता था। उसके पास जो करोड़ों अरबों रुपया आया वो कहाँ से आया? इसी तरह के काम करके आया। इसलिए मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि अनपढ़ है तो इसलिए वो आतंकवादी बन गया, बल्कि पढ़ा लिखा होने से उसके काम करने में शातिराना अंदाज और आ जाता है, और पढ़ाई लिखाई जो उसने की है उसका भी फायदा आतंकवाद में वो इस्तेमाल डाल कर लेता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। जी जी जी। चलिए पड़ोसी राज्य की एक खबर बिहार की, उसकी भी बात कर लें। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इंजीनियर हैं। आप इंजीनियर की बात कहे तो याद आया, वो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और लगभग 20 वर्षों से उस बड़े सूबे का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बतौर। उन्होंने विधानसभा में जो कुछ कहा है उसको आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, चैनलों में खूब चल रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने महिलाओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है उसकी मैं स्वयं निंदा कर रहा हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं को गलत था। ये भाव बाहर निकल के वो तब प्रकट करना शुरू किए जब विधानसभा के अंदर बैठी हुई महिलाओं ने बाहर निकल कर के विरोध किया, और फिर ये बात पूरी भारत में फैल गई और वो क्लिप चलने लगी, वो फुटेज और वीडियो चलने लगा जो विधानसभा में उन्होंने कहा था। बता नहीं सकता मैं भी, अगर आपने सुना होगा तो उसको मुझे लगता है कि आदमी नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि इस तरह की बातें जो विधानसभा के पटल पर एक सूबे का 20 साल से मुख्यमंत्री रहने वाला नीतीश कुमार जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हो वो कह रहा हो, वो शब्द हम और आप अपने घर में अपनी सहधर्मिणी के साथ भी नहीं करेंगे। बेडरूम में जिस तरह की बातें वो कर रहे थे विधानसभा में, वो कहना बड़ा अजीब लग रहा है उसको सोच करके भी। इस तरह के भाव प्रकट करने वाला व्यक्ति भी तो इंजीनियर था। हाँ बिल्कुल, एक बात। और दूसरी बात यह है, इंजीनियर थे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जी। लेकिन एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत समय से हैं जी। राजनीति के पारंगत हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के जी। और वो व्यक्ति इस प्रकार की गंदी बात, जो भाव था वो गलत नहीं था। हाँ, वो तो जनसंख्या परिवार नियोजन के बारे में वो बात कर रहे थे, वो गलत नहीं थी, लेकिन आपने किस ढंग से बात किया भाई, जो एग्जाम्पल दिया हाँ, आपने। जी जी। हम कहीं कोई शौच के लिए जाता है तो शौच बोलते हैं हम उसको जी। और हम कोई और गंदा शब्द नहीं उसके लिए प्रयोग करते, क्योंकि गंदा शब्द प्रयोग करना मतलब आप जानबूझ के उसको नीचा दिखाने की, या किसी दूसरे को या खुद को अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो जो शब्द उनके थे वो तो घृणित थे, इसमें कोई, वो विधानसभा के में आप खड़े होके मुख्यमंत्री के तौर पे जब आप ऐसा बोल रहे हैं और घृणित हो जाता है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल सही मैं मानता हूं कि उन्होंने तब माफ़ी मांगी जब उसकी देश महिलाओं ने तो पहले बहुत गुस्से में बोला और उसके बाद पूरी देशव्यापी आलोचना हुई, तब उन्होंने माफ़ी मांगी। यही माफ़ी अगर उसी समय या 5 मिनट के अंदर मांग लेते तो ये मामला ही नहीं उठता, खत्म ही हो जाता है। ये मामला हो जाता है, गलती हो जाती, बोलते समय आदमी कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसके लिए शब्द नहीं मिलते तो दूसरे गलत शब्द बोल दिए, लेकिन भैया तुरंत माफ़ी मांग ली तो हमें मानते हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन उन्होंने मामले को ख़त्म नहीं करने वाली माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने इसलिए माफ़ी मांगी कि मेरा ख़राब ना हो जाए, मेरा बुरा ना हो जाए, इसलिए माफ़ी मांगी। तो ये माफ़ी भी जो है ये क्षमा योग्य तो ये बात है ही नहीं, रही नहीं फिर उसको। जी जी जी। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मोइत्रा जो एक सांसद है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने जो कुछ किया इसको उस पर बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने एक उद्योगपति के कहने पर जो लोकसभा में प्रश्न लगाया अदानी को लेकर के, उसको लेकर के हंगामा चल रहा है और उसकी सीबीआई जांच की भी बात चल रही है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा भी कर दी है। उन्होंने एक बात कही, जब वो बोर्ड के सामने प्रस्तुत हुई तो वहाँ उनसे सिर्फ ये पूछ लिया गया कि आप रात को किससे बात करती हैं। वो तमतमा के बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि यहाँ बात करने वाले लोग अश्लील हैं, अश्लीलतापूर्ण बातें कर रहे हैं। उसकी भर्त्सना दूसरे लोगों ने की, दूसरे राजनीतिक दलों ने की, जो वर्तमान में सत्ताधारी है उनकी आलोचना की गई। और आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी, उस पर कोई आलोचना नहीं। उन्हीं लोगों द्वारा। अच्छा एक और बात है,
वो जो अगर मोइत्रा को ये बोला गया है, तो ये देखिए, जब आदमी इस तरह की जांच एजेंसियां पूछती हैं तो वो तो भैया बहुत चुभते हुए सवाल नहीं, वो तो पूछेंगे गैर समिति, संसदीय समिति थी जिसके सामने मैं कह रहा हूँ केस लगे, हाँ। जांच समिति तो थी ना, वो हाँ जी। संसदीय समिति थी लेकिन जांच समिति तो थी, जी। तो वो चुभते हुए सवाल तो पूछेंगे जी। और अगर फिर भी आपको उसमें बुरा लगा तो आपने उछल उछल के आलोचना की उस बात की, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा और ये किसी को पता नहीं एक्चुअली क्या पूछा गया वहां पे, जी। ये मैंने बोला आपने बोला वाली बात बस, है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो प्रमाण था। यहाँ तो प्रमाण है, यहाँ तो आपके पटल मतलब वो तो रिकॉर्ड हुआ होगा, और प्लस रिकॉर्ड मतलब वो लिखित रिकॉर्ड में गया होगा, प्लस वो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, कैमरा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, वो ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और उसकी आलोचना नहीं करना। बल्कि मैं तो कल देख रहा था, मेरे को वो और ज्यादा खराब लगा कि तेजस्वी यादव, उनकी माताजी और बहुत सारे लोग बोले तो क्या गलत बोला, ठीक बोला है, अब और उन्होंने और अलग अलग तरीके के और घृणित शब्द उसके लिए प्रयोग किए, वो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन वो नहीं, वो करके बल्कि धीरे से अगर बोल दे कोई कुछ नहीं होता, अगर वो ये बोल देते नहीं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस इतना ही बोल देते, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप उसको जस्टिफाई करने की जहां ही कोशिश करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आप सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला है और आज मेरे साथ है वो, कल को अगर नहीं रहेंगे मेरे साथ तो वो घृणित हो जाएगा फिर वो। नहीं, उसमें ये कहा जा सकता है कि 5वीं पास हैं राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव 10वीं फेल हैं, वो एक बार कहा जा सकता है कि चूंकि अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ तो ना कहा जाए बल्कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है ज़्यादा दुनिया उन्होंने न देखी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने तो देखी दुनिया, नहीं उनकी पार्टी के लोगों ने भी उसको जस्टिफाई किया, दूसरे लोगों और जिनको बोलना चाहिए उन्होंने बोला ही नहीं कुछ जी, एक शब्द नहीं। वो जो आप बात बोल रहे बिल्कुल सही, जिनको ये बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है, इनको माफी मांग लेनी चाहिए और इस मैटर को खत्म किया जाए, हम ये मान के चलते हैं उनसे गलती हो गई, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। जी जी। तो ये साफ बात हो रही है कि इस समय माहौल इतना खराब हो चुका है कि तुम कुछ भी करो, अगर मेरे साथ हो तो सही है, तुम कुछ भी करो अगर मेरे साथ नहीं हो तो गलत है। बिल्कुल यही आरोप भाजपा के ऊपर भी लगता है, हाँ। कि जिसको कल तक आप भ्रष्टाचारी कहते रहे, आज वो आपके साथ आ गया, हाँ। तो वो आप वो पाक साफ हो गया। मैं भी गलत मानता हूं, ये भी गलत है, ये आपने अगर जो गलत है वो गलत है, आपने ये कहने की हिम्मत रखिए। हाँ, साथ ले भी लिया उसको, लेकिन जांच चालू रखिए उसकी, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब कुल मिला के अगर गलत है तो उसको गलत कहिए, अगर वो सही साबित हो जाता है तो बोलिए भाई गलती हो गई, आपको हमने गलत कहा था, हाँ। एक शब्द है उसके लिए कि क्षमा चाहता हूँ भाई, बात खत्म हो गई। लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो वही रहा जो आपने कहा कि हमारे ने अगर किया तो वो सही है, दूसरे ने किया अगर वो सही भी किया तो भी गलत है, गलत तो गलत किया, मेरे साथ नहीं हो तो गलत है जी, और तुम मेरे साथ हो तो जो तुमने किया सही है। वो पॉलिसी राजनीति में ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि आप विचारधारा अलग है आपकी जी, और 4 महीने बाद और 6 महीने बाद जब लोकसभा, अगर आप लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो बना है वो 4 महीने 6 महीने लोकसभा चुनाव तक के लिए बना है, अगर जीत गए तो गठबंधन बनेगा उनका, उसकी सरकार बनेगी, मोदी जी जीत गए तो गठबंधन खत्म है, फिर उसके बाद क्या होगा, तब आप उन्हीं चीजों को फिर आलोचना करेंगे, आप निकाल के बोलेंगे कुछ समय आपने ऐसा कहा था। हाँ, तब आपने ये अब निकालते हैं ना, राजनीति वाले तो निकालते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जो कुछ कहा नीतीश कुमार ने, पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के इतने दिन से राजनीति में रहने वाले, केंद्र में रेल मंत्रालय तक उन्होंने संभाला है, बहुत सारे विभागों की उन्होंने रहनुमाई की है, और वो 20 साल से जिस प्रदेश के मुखिया हैं उसको बड़ा पढ़ा लिखा, ठीक है, बिहार को कई बार इस दृष्टि से भी देखा जाता है कि वहाँ थोड़ा झगड़ालू लोग होते हैं, लेकिन इस दृष्टि से भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार ही है, और वहाँ से बहुत विद्वान निकले हैं, जिसकी गणना करने बैठेंगे तो शायद दिन भर लग जाएगा। बुद्धिमत्ता और ज्ञान में बिहार का सानी बहुत कम है। तो ऐसे प्रदेश के मुखिया होकर के इस तरह की बातें आपने कहा, वो बात सुन करके आपके घर के लोग भी शर्मिंदा हुए होंगे कि आप हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं। तो खैर, क्षमा उन्होंने मांग ली है, अब देश उन्हें क्षमा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन इतना हंगामा होना भी जरूरी है ताकि राजनेताओं की समझ में आ जाए कि आगे के लिए कम देंगे से कम, हाँ, तो हमको माफ नहीं किया जाएगा, आगे के लिए समझ जाए, समझ जाए। चलिए अब अपने प्रदेश में आ जाते हैं। राहुल बोले प्रदेश में सरकार बनते ही शुरू होगी जातिगत जनगणना, और मोदी की गारंटी झूठ की, मैं करके दिखाता हूं, अडानी को जमीन देना चाहती है बीजेपी। ये आरोप प्रत्यारोप का समय रहता है, सभी करते हैं, भाजपा कांग्रेस पे लगाएगी, कांग्रेस भाजपा पे लगाएगी, और दोनों के खिलाफ
आप बयान देगी, और जब तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो चौथा कोई वामपंथी आके कहेगा भी सपा बसपा का। ये चलता है राजनीति का, ये एक रंग है, ये भी मजेदार रंग है। इन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही शुरू होगी जातिगत जनगणना। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। वो कहती जनगणना करके, आपको जनगणना करना ही है तो आप करिए, पूरे की करिए, मुसलमानों की भी करिए, उसमें बहुत सारे फिरके हैं उनकी भी करिए, हिंदुओं की कर रहे हैं उनकी भी करिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। ये जनगणना करके ठीक है कि एक पक्ष उसका है कि आरक्षण किसको कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, वो उसको आंकने का एक तरीका है जनगणना, लेकिन उसके पीछे भाव आपका वो नहीं है। भाव आपका ये दिखता है कि आप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस गणना की बात कर रहे हैं। तो इससे देश का भला होगा कि कहीं ना कहीं हम बटेंगे? मैं तो देखिए दो चीज बोलता हूं इसमें। एक तरफ हम उछल उछल के बोलते हैं कि जात पात को खत्म करना चाहिए जी, जात पात से देश पीछे जा रहा है, जात पात घृणित काम करवाती है या काम कर रहे हैं जात पात के नाम पे, और दूसरी तरफ हम उसी को और बढ़ावा दे रहे हैं जातिगत जनगणना करके। आरक्षण की बात अगर आप करते हैं, समय आ गया है, अब 70 72 75 साल हो गए, 75 साल में भी आप उठा नहीं पाए लोगों को क्या। मैं आपको एक बहुत बड़ा कड़वा स्टैटिस्टिक दूंगा, जो मेरे को नहीं पता पूरा सही है कि नहीं है, लेकिन लगभग सही होगा। 80% लोग जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, उन्हीं के परिवार को ही आगे भी उसका लाभ मिलता है, आगे मिलता रहता है जी। अगर आप ये कानून, आरक्षण ही देना आपको, आप कानून ऊपर कैसे उठेगा? आप उसको कानून बनाइए कि जिस परिवार में, एक परिवार की परिभाषा कर दीजिए कोई, जिस परिवार में एक बार आरक्षण मिल गया उनको दोबारा नहीं मिलेगा। आप देखिए 10 साल के अंदर अंदर सभी ऐसे लोग जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। ऊपर तो आप उठ ही नहीं रहे ऊपर, तो आरक्षण किस लिए था? सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे उठाने के लिए? तो ना आप सामाजिक तौर पे उठ रहे हैं ना आप आर्थिक तौर पे उठ रहे हैं, तो आरक्षण किस लिए? बंद करिए फिर आरक्षण। जी जी। और उसी का जो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप जाति जनगणना, मेरे को एक बात बताइए क्या होगा उससे? मैं कहता हूँ आप यादव हैं, पता चला कि यादव तो बहुत ज्यादा हैं ओबीसी में, ओबीसी में आते हैं ना यादव, ओबीसी में बहुत ज्यादा, तब क्या हो जाएगा फिर? ओबीसी में भी आप बांटेंगे फिर? तो वो तो कर गई इसीलिए। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, देखिए एक बहुत ही मेरे विचार से बहुत ही गलत शब्द है दलित, और उससे भी बड़ा महादलित जी। दलित जो है वो महादलित के साथ खाना नहीं खाता जी, और सवर्ण जो है वो दलित के साथ नहीं खाते। तो जात पात तो जिसके विरुद्ध आप चल रहे हो, आप तो खुद करते हो जात पात, भेदभाव करते हो ना आप, है ना? तो मेरा ये है कि जितना हो सके जात पात को धीरे धीरे समाप्त करने का एक ही तरीका है, 1% करके, 2% करके आर्थिक आरक्षण लाइए बजाय जातिगत आरक्षण के। हाँ, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं राजनेताओं को, उनका काम तो राजनीति है ना। राज करने के लिए जो नीति बनाई जाए वही राजनीति है। और फिर उसके बाद एक शब्द आता है कूटनीति। ये कूटनीति, कूट और राज, ये अब हो गए राजकूट हो गया है। नहीं, बहुत ही ये देश को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मेरे को राज मिले, वो जो राजनीति वाली बात, मैं राज्य करूं, मैं बड़ा बनूं, इसके लिए देश जाए भाड़ में, वो नहीं चलेगा। आज जो माहौल बन रहा है देश में, उस माहौल में धीरे धीरे लोग खुद ही जातिगत लोग सरनेम लगाना बंद कर दिए, सोच है उसको हटा रहे हैं धीरे धीरे। जी जी जी। अब लोग अपनी जाति लिखना मुनासिब नहीं समझते, कोशिश ये करते हैं कि हम जाति लिखे ही नहीं, कुमार लिख दें, प्रसाद लिख दें, या सीधे सीधे कमलेश लिख दिए। उनको आगे लिखने की जरूरत नहीं कि मैं यादव हूँ, सिंह हूँ, पंडित हूँ, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भाव जहाँ नई पीढ़ी का बन रहा है, वहाँ ये पीछे जो लगे हुए लोग हैं राजनेता, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, ये तो करते रहेंगे, चाहे किसी भी दल के हो। अब कुछ भी होता है तो मोदी जी बोलते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तो वो भी तो वही कर्म कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, गलत है, वो भी नहीं बोलना, उनको भी नहीं हर बोलना। बार आप ये कहते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो भाई, आप प्रधान, फिर पिछड़े कहां से रहे? हाँ, प्रधानमंत्री की बात करिए, कहां से पिछड़े रहे? बिल्कुल, वो भी वही भाषा बोलते हैं। तो सारे राजनेता, आपको मैं बताऊं, ये बात को 5-6 साल हो गए जी। एक हमारी IFS पोस्टेड थी न्यूयॉर्क में जी, वो बच्चे को कहीं स्कूल ले जा रही थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुई, क्या हुई मेरे को नहीं पता, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जी। और वहाँ की पुलिस का एक ये सिस्टम है कि
पूरा कपड़े उतार के फिर स्कैनिंग करते हैं वो। जी उस महिला के साथ भी किया गया। जी शायद उसको डिप्लोमेट, वो थी डिप्लोमेट, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी। जी जी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती तो पुलिस छू नहीं सकती। जी अब चलिए वो हुआ, गलत हुआ हमारे हिसाब से। हमारे यहाँ किसी महिला को अरेस्ट करके उसके कपड़े नहीं उतरवाए जाते, अरेस्ट करेंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, बिठा के रखेंगे, जो भी कुछ कर। अब उनके पिता जो एक बहुत सीनियर आईएएस पोस्ट से रिटायर हुए, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम दलित हैं जी इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस ने मेरी बेटी को ऐसे, मेरी बेटी के साथ ऐसे। न्यूयॉर्क में तो ऐसा भाव ही नहीं होगा मुझे मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, उनका 2 फ्लैट अमेरिका में थे, जी 1 फ्लैट या 2 फ्लैट यहाँ भारत में थे, और आईएफएस की पोस्टिंग है, बाप खुद आईएएस, सीनियर आईएएस रहा है। कहाँ के दलित हो गए भाई आप? किस तरह से दलित हैं आप बताइए? सिर्फ अच्छा, फिर न्यूयॉर्क में आपके साथ अगर न्यूयॉर्क पुलिस कहती ये दलित है भारत की, इसके साथ करो, ऐसा नहीं है। वहाँ हर आदमी जो अरेस्ट होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, सबके कपड़े उतार के, ठीक है गलत है उनका, हमारे हिसाब से गलत है, लेकिन उनके हिसाब से ठीक, उनके हिसाब से ठीक है। इसलिए दलित वर्ग जो है उसको ऊपर उठने के लिए क्या करना होगा ये सोचना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जाति किसकी क्या है, आरक्षण को क्या करना चाहिए। ऊपर उठाओ ना, उसी के लिए तो आरक्षण आया है ना, उठाओ ना ऊपर। मैं खुद बोलूंगा, मैं मैं एग्री करता हूं इस बात से, जरूरत है आरक्षण की, लेकिन उठेगा ऊपर कि नहीं उठेगा, कि वहीं पड़ा रहेगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, राजनीति हो रही है। एक बार आपने 10 साल के लिए किया और उसके बाद धीरे धीरे 80 साल होने को है देश आज़ादी के बाद, संविधान को लागू किए, लेकिन अभी भी वो सब हमारा सिरदर्द बढ़ा ही रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर बोलते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, तो राहुल गांधी भी जी जनेऊ पहन के बता देते हैं मैं पंडित हूँ। क्या जरूरत है? आपके पाँव तो ऐसे ही लोग छूते हैं, बुजुर्ग भी छूते हैं, आपसे 2 गुना ज़्यादा उम्र के लोग छूते हैं, बिल्कुल 85 साल 90 साल के। तो आप तो ऐसे ही पूज्य उनके लिए, तो आपको बताने की क्या जरूरत है कि आप ब्राह्मण हो, जनेऊ ऊपर से डाल के। ये जो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, किसी भी दल के लोग हों, जो ड्रामा करते हैं, ड्रामा मुझे लगता है कि अब देश समझता है इस ड्रामा उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई उसकी तरफ सोचता भी नहीं है। लेकिन ये है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सोच को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक खबर जो ये भी रहती है, मोदी की गारंटी झूठ की मैं करके दिखाता हूँ, अडानी को जमीन देना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी जी का ही बयान है, और ये इसलिए कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है उसमें लिखा हुआ है गारंटी मोदी की, यानी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव यहाँ के बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे नहीं लड़ा जा रहा है, वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है कि गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, रमन सिंह या ब्रिजमोहन या अमर अग्रवाल ये लोग नहीं दे रहे हैं। और वो घोषणा पत्र में जो कुछ शामिल किया गया है उसके बारे में है कि अगर मोदी कह देते हैं तो वो कम करते हैं, उसको गारंटी है कि वो करेंगे। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर लगाती है। अभी जो कुछ हुआ कि पहले कांग्रेस ने कहा कि मैं 2500 कहा था, 2800 दिया, अब 3000 दूंगा, हमारी पार्टी देगी सरकार में फिर से आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको 3100 कर दिया। अब फिर जब घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया तो उसको 3200 कर दिया। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि किसानों के लिए जितना भी सरकार करे कम है, क्योंकि जो कुछ हमें वो देते हैं वो सब्सिडी में देते हैं, जितना वो श्रम करते हैं उसका उनको आज भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ बाकी चीज़ें भी हम 500 में सिलेंडर देंगे, तो हो सकता है कि जैसे परिहास में कहा, किसी ने कहा था ना कि हरियाणा में किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने कह दिया था कि सारे रणुओं की शादी करा दूंगा मैं, मेरी सरकार आएगी तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल हो रही है। और इसमें शुरू में भाजपा इसमें थोड़ा पीछे थी, नहीं कर रही थी उतना, लेकिन भाजपा भी अब उतनी ही घोषणाएं कर रही है जितनी दूसरी गवर्नमेंटें कर रही, दूसरी पार्टियां कर रही हैं। और ये ऐसा वो कुचक्र है ये कि जिसमें अगर एक बार चला गया आदमी तो फिर गिरना ही गिरना है। वही 10 साल के लिए आरक्षण था, आज भी नहीं हटा पा रहे। देखिए वेनेजुएला, मैं पहले भी इसका उदाहरण दे चुका हूं, आज भी देता हूं। वेनेजुएला एक ऑयल सरप्लस देश है और वहां पे भयंकर आमदनी है तेल से जी। और वेनेजुएला में अब क्योंकि भैया पैसा बहुत है, तो बजाय उसके कि आप फैक्ट्रियां लगाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो,
आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं दो, आप लोगों को पढ़ाई के लिए सुविधाएं दो, आप लोगों को व्यापार करने के लिए सुविधाएं दो। उन्होंने मुफ्त बांटने शुरू कर दिए, बहुत पैसा था, आप इमेजिन नहीं कर सकते यादव जी, कमलेश जी, कितना पैसा था। धीरे 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 बर्बाद हो गए, एक लिमिट आ गई, फिर वो कंगाल हो गए। क्यों कंगाल हो गए? क्योंकि वो हर चीज बाहर से मंगवा रहे थे, ये खरीद के, अनाज भी बाहर से आ रहा था, हर सामान बाहर से आ रहा था, और खूब डट के आ रहा था, पैसे की कमी नहीं थी। और धीरे धीरे वो समय आ गया, और जब तेल का दाम गिरा, वो पूरा देश कोलैप्स हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गई। यही हमारी तरफ, हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का हवाला दिया जाता है, श्रीलंका को देख लीजिए क्या हालत है, मुफ्तखोरी के चक्कर में पाकिस्तान भी अमेरिका के और दूसरे देशों के इस पे निर्भर था जी, और अपनी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप नहीं करी। आप आज भी कृषि प्रधान है, वो भारत से ज्यादा कृषि प्रधान देश है वो पाकिस्तान। कोई भी आपने हर चीज आपकी बाहर से आ रही थी, और एक समय आ गया जब नहीं आप कर पाए, जो आपको दे रहे थे उन लोगों ने देने से मना कर दिया, या नहीं बिल्कुल ब्याज पे देंगे या बहुत कम देंगे, तो कोलैप्स हो गए आपकी इकोनॉमी। जी 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 जी, बिल्कुल। ये हम भारत को भी उसी तरफ खींच रहे हैं, ऐसा तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये मुफ्त की राजनीति बंद करनी चाहिए। मैं तो देखिए, जिस दिन, मैं अपना बता रहा हूँ, जिस दिन ये आधी दाम की बिजली 200 यूनिट की कितने में आधा मिलता है ना हमको, जी, मैंने पहले दिन ही डिक्लेयर, मुझे नहीं चाहिए, मैं सक्षम हूं, मैं वो 400 500 600 रुपया, कितना भी 800 रुपया, जो भी महीने का मेरे को उसमें देने में, मेरे को 24 घंटे बिजली दो आप, बस आप मेरे से पैसा लो, सुविधाएं दीजिए, मेरे को 24 घंटे बिजली दो। हाँ, जो गरीब हैं, सच में गरीब हैं, उनको आप दीजिए, कमी करिए, उनके मतलब उनके बिल में कमी करिए, मेरे को जरूरत नहीं है। अभी मैं कल कहीं बैठा हुआ था, जी, कुछ हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे पता चला कि परिवार में माँ को अलग कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि 2 राशन कार्ड बन जाएं। समझे आप? गरीब है वो, माँ है, बाप है, और बेटा बहू ये सब हैं, तो माँ बाप को अलग कर दिया, एक घर दिखा दिया, एक राशन कार्ड और मिल। तो इस तरह की जो चीजें बन रही हैं वो हमको रोकनी ही पड़ेंगी, नहीं रोकेंगे तो देश उसमें कोलैप्स होता जाएगा। अभी एक इंटरव्यू बहुत तेजी से घूम रहा है, आप भी ने भी देखा होगा, कि वो एक कोई बोल रहा है पत्रकार बघेल जी से कि आपके पास ऊपर 85,000 रुपए करोड़ का कर्ज है, क्या करेंगे आप? ललन टॉप वाले हाँ, द्विवेदी, तो वो बोले कि मैं इसका राजनीतिक जवाब दूं कि इसका वित्त मंत्री वाला जवाब? नहीं, वो तो खैर प्रश्न डाले गए हैं। हाँ। प्रश्न उतना ही छोटा इंटरव्यू थोड़े भूपेश बघेल जी का होगा। हाँ। वो होता है, हम लोग करते हैं ना कि टुकड़े निकाल के उसको डाल दो, आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर पूरा वो वाली बात मैं कि 85,000 करोड़ कर्जा है छत्तीसगढ़ के ऊपर, ये बोल रहा हूँ मैं। 85,000 करोड़ कर्जा, मतलब 400 के 500 करोड़ रुपया आप हर महीने केवल ब्याज का दे रहे हैं जी। वही 400, धीरे धीरे घटाइए इसको, वही 400-500 करोड़ आप लगाइए ना देश के, ये प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने। किसी को आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिवाय उनके जो अक्षम है जी। लेकिन मुफ्तखोरी की आदत जो डाल रहे हैं उसको कैसे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो पड़ रही है। आज आप चावल हटा दीजिए, देखिए जो सरकार, ये जो पार्टी घोषित कर दे कि हम आपको फ्री में चावल नहीं देंगे, उसका खाता नहीं खुलेगा एक भी क्योंकि लोगों को हराम की खाने की आदत आप डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा शब्द कठोर इस्तेमाल कर देता हूँ कई बार। भाई, हर आदमी कमजोरी को देखा है, गरीबी को देखा है। अधिकांश लोग इस देश में जिनके पास आज अट्टालिकाएं हैं ना, उनमें अधिकांश लोग गरीब थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संघर्ष करके खड़ा किया ना, मेहनत करी। अब आप खड़ा करने का उनको हुनर बताइए, खड़ा करने के लायक बनाइए, वो तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप उनको हमेशा अपंग बनाए रखो कि लो हम तुम्हारे सामने कटोरा धर दिए, इसमें डालते रहेंगे, खाते रहना, तो हम भले ही कम मिले जी, लेकिन तुम पसरे रहो, हम खिलाते बस यही हो रहा है। तो अभी चूंकि ये माना जाता है कि दशहरा हमने मनाया, दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो उस समय पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बड़ी प्रसन्न थी, सबको लग रहा था कि हमारा जो हमारी मनोकामना है पूर्ण हो रही है। तो ये अभी पीरियड चल रहा है, अभी भगवान राम मार करके और अब अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। ये ऐसा जब त्रेता युग में हुआ होगा तो ये वही काल है। तो हो सकता है कि इस समय प्रभु की ऐसी कृपा हो हम लोगों पे, तो हम लोगों को सबको यही मन में एक बार एक साथ सोच लेना चाहिए कि प्रभु इन नेताओं को थोड़ी सद्बुद्धि दो कि आपके देश का
जहां आपने जन्म लिया जिस धरा पर, उसको बर्बाद न करें लोग, बल्कि देखिए बेहतर करें। मैं जी। बताता हूँ, जीएसटी का जब लगा था तो खूब उसका सब पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी उसको अप्रूव करने में, जी और धीरे 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 उसको क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। लेकिन वही जीएसटी जो 60-70 हजार करोड़ रुपया वो शुरू में था, 125 नहीं आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। जी जी और बढ़ता जा रहा है। मतलब देश में एक तो टैक्स देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जी। और दूसरा विकास भी तो हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, तब तो आपका जीएसटी बढ़ रहा है। जी, जी। उसकी तारीफ करिए। वो क्या कारणों से ऊपर उठ रहा है, उनको और बढ़ाने की बात करिए, बजाय इसके कि गिराने की बात आप करें। जी 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 अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, और जहाँ गलत होता है वहाँ आप खुल करके बोलें, चाहे किसी भी दल का हो। तो कुल मिला के है कि ये जो मुफ्त खोरी चल रही है, मुफ्त में हम देने की जो भावना लोगों में घर कराते जा रहे हैं, इससे बचना होगा। थोड़ा क्रिकेट की भी बात कर ली जाए, क्योंकि हमने कल दिखाया है आपको खबर की, कोरबा में एक बाइक राइडर्स है, बुलेट राइडर्स, उन लोगों ने एक परसों एक रैली निकाली शाम को, और एक प्रुडेंशियल कप जो बना हुआ था पहले, उसी आकार का एक कप बनवाया और उसको एक मोटरसाइकिल में बांधा, और पूरे शहर में वो भ्रमण करते हुए भारत जीतेगा ये भाव लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे। तो कह रहे थे कि जिस दिन फाइनल होगा, फाइनल में जाएगा ही भारत, ये मान रहे, और जीतेगा भारत। इसलिए वो एक बड़े पर्दे पे कहीं उसको दिखाएंगे भी। अब देखिए कौन सी जगह तय करते हैं मैच को, फाइनल तो मैच को। अपना यही घंटाघर स्टेडियम, हाँ, जो भी वो लोग तय करेंगे, क्योंकि पूरे जिले से लोग उसमें शामिल हैं। इतना बड़ा टीवी लाना और अरेंजमेंट करना वो कोई छोटी अब बात नहीं है। जी, उससे जुड़ी एक खबर है, न्यूजीलैंड आज जीता तो सेमीफाइनल भारत से संभव, हारा तो भारत पाक मैच के आसार। मुझे लगता है भारत पाक के मैच के आसार तो हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है, इसमें क्या हो गया है, न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों बाहर हैं। जी अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने इतने प्रेम से धूल चटाई, जी जो बिल्कुल आशा नहीं थी। 91 पे 7 हो गए थे वो लोग जी, और उसके बाद मैक्सवेल ने उसको अकेले दोहरा शतक लगा दिया। वो चोट भी लगने के बावजूद और नसें खींचने के बावजूद एक एक रन नहीं ले पा रहा था, वो चौवे छक्के कर आके उसने जिता दिया, जो कि असंभव वाला स्थिति से। मतलब वो उसको देखने के बाद मुझे याद आ रहा था जिम्बाब्वे के विरुद्ध भारत ने जो प्रुडेंशियल कप में किया 83 में 175 रन जब बनाए थे। जी। तो नहीं तो ये लग रहा था कि आज अफगानिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन में था, और अफगानिस्तान ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों नीचे आ जाएंगे। अब न्यूजीलैंड अगर नहीं जीतता है तो अफगानिस्तान अगर जीत भी जाता है तब भी उसका नेगेटिव है वो रन रेट, इसलिए वो ऊपर नहीं जाएगा। और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो, और इंग्लैंड से जीतने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि इंग्लैंड तो आज बहुत बुरी हालत में, तो उसका रन रेट के बेस पे वो आगे निकल जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़िया, एक बार और हराएंगे पाकिस्तान को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब वो मैच जब होता है तो रोमांच पैदा हो जाता है स्वतः। एक बार और उनको 8 बार तो हार चुके हैं, हरा देंगे, और 9वीं बार भी वो हारेंगे ही। और अभी तो हमारी टीम भी बहुत बेहतर खेल रही है। वो तो माना जा रहा है कि इस समय तो कोई भी आए, एक जमाने में जब वेस्ट इंडीज की जो पोजीशन थी या ऑस्ट्रेलिया की थी, वही आज वही स्थिति भारत की है। और वेस्ट इंडीज की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि क्वालिफाई नहीं कर पाया। बताइए कितनी शर्म की बात है। ये पहली बार शायद हुआ है कि वर्ल्ड कप में, पहली बार ही हुआ है, पहली बार हुआ। नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम तो हमेशा, बिल्कुल। और उनके यहाँ के खिलाड़ियों उनका भी बताते हैं वहाँ आपस में, क्योंकि कैरेबियन आइलैंड से बहुत सारे अलग अलग 5-6 देशों को मिला आपस में वो लड़ाइयाँ चल रही है। अब पता नहीं क्या कारण है, जी उतना तो गूढ़ नहीं पता, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं तो याद आता है पहले एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, हेंस, कौन कौन खिलाड़ी थे ये लोग, लॉरेंस, ये लोगों के सामने विश्व का कोई भी खिलाड़ी कांपता था। आज वो बाहर हैं, तो भारत के दिन अच्छे हैं, भगवान करे अच्छे ही रहे, उनकी स्थिति वैसी न हो जैसी वेस्ट इंडीज की हुई है। और फिर से तीसरी बार ये कप भारत में रहे, भारत में ही मैच चल रहा है, भारत में ही रहे। उस दिन का, उस जश्न का सोच करके ही आनंद आता है। जी कोरबा की बात तब कर लें। कोरबा में चूंकि अब बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, जो खबरें हैं वो सब सीधी सीधी अभी, अब चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत ज़्यादा खबरें लगा भी नहीं सकते। अगर लगा देते हैं तो कई बार ये भी होता है कि ये खर्चे में जुड़ जाएगा, पेड न्यूज में आ जाएगा। तो इन सब खबरों के बीच अब, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बहुत पेड चल रहा है। ठीक है, चलेगा, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रहती, क्योंकि अब सोशल मीडिया की बात करेंगे तो हम उस पर आपको बताएं कि आप तो ऐसा हो गया है हमारे यहाँ कि
नहीं कहूँ, अच्छा चलिए कह ही देता हूँ, मन नहीं मानता। यहाँ बैठने के बाद हरिश्चंद्र की आत्मा अंदर प्रवेश कर जाती है। 300-400 वेब पोर्टल हैं न्यूज के, और उनमें से आधे तो ऐसे हैं कि जो दूसरे का ही कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो आधे बचे हैं, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? कोरबा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कोरबा में 300-400 हैं? 300-400। हे भगवान। जब कोई आदमी बैठता है ना इंटरव्यू देने के लिए या बाइट देने के लिए, तो उसके सामने जो जगह रहती है ना, वो जगह बहुत छोटी पड़ती है। इतना माइक और ऐसे ऐसे सवाल कि मत पूछिए, ऐसा लगता है कि हम लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चलिए हम बता दें आपको खबरें क्या हैं। कलेक्टर ने धान खरीदी का किया शुभारंभ, धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने के दिए निर्देश। इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है। फुटपाथ पर कब्जा, पैदल चलने भी नहीं बची जगह। साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 को। नुक्कड़ नाटक से किया मतदाताओं को जागरूक। गुजराती समाज नववर्ष तो बंगाली समाज में है माँ काली पूजा की परंपरा। दीपोत्सव की शुरुआत 10 नवंबर को धनतेरस के साथ होगी। अलग अलग समाज के सदस्य अपनी आस्था के अनुरूप धूमधाम से मनाते हैं पर्व और आपस में बांटते हैं खुशियाँ। एक अखबार की पहली खबर। एक सप्ताह में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा न्यूनतम तापमान, इसलिए रात में बढ़ी ठंड। डॉक्यूमेंट्री फिल्म से विद्यार्थियों ने जाना एक्सरे की उपयोगिता और नुकसान। किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आने और निष्पक्ष मतदान करने किया गया प्रेरित। बच्चों से जुड़ी खबर है। मतदाताओं के बीच पहुंचे विद्यार्थियों ने निष्पक्ष मतदान की दिलाई शपथ। बाल मेले में उड़ी मिलेट्स के बने पौष्टिक व्यंजनों की खुशबू। अनुशासन में रहकर देश के प्रति कर्तव्य का पालन करें। केंद्रीय विद्यालय कुसमुंडा में धूमधाम से मनाया स्काउट गाइड का स्थापना दिवस। और अमहवा गांव में पहुंच मार्ग भी नहीं, ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। 3 तरफ नाला और पहाड़ होने से बारिश के समय गांव पहुंचना होता है मुश्किल। एक अखबार की पहली खबर है। पालीताना कार जुड़ी हुई है। मतदाता जागरूकता का संदेश देने के लिए शहर में निकाली गई बाइक रैली। इसी तरह की खबरें अखबारों में है। फर्जी अफसर बन वसूली की पुलिस से शिकायत, कटघोरा थाने की खबर है। कुल मिला के अंदर कहीं खबर होगी कि लखनलाल देवांगन ने कहाँ दौरा किया और जयसिंह अग्रवाल ने कहाँ दौरा किया, आपने कहाँ दौरा किया। सिर्फ 3 दौरे दिखाई दे रहे हैं, बाकी जगह नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसको कहूँगा नहीं तो हमारी बिरादरी के लोग हमको दौड़ा के पीटेंगे। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। दूसरे को क्या कहें, हम लोग दूसरे को पीटने के लिए। हाँ, हम लोग भी शामिल हैं। तो अब जो अभी वातावरण बना है चुनाव को लेकर, अभी एक खबर आपने देखा होगा, एक मोहल्ले में एक प्रत्याशी गए, वहाँ उनको रोका गया, विवाद हुआ। दूसरे दिन फिर एक मोहल्ले में उस प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई और उसके साथ थोड़ा सा वाद विवाद किया गया। ये जो परंपरा शुरू हो रही है, ये मुझे लगता है, मैंने इस पर लिखा भी था और बहुत दुखी होकर के लिखा था कि आखिर ये चुनाव 17 तारीख तक संपन्न हो जाएगा। हमको आपको एक शहर में, एक प्रदेश में, एक देश में रहना है, तो कम से कम ऐसे हालात तो निर्मित मत करिए कि जीत हार के बाद हमारी हार और जीत दुश्मनी में तब्दील हो जाए। तो कम से कम कोई किसी के मोहल्ले में जा रहा है, कोई किसी के गांव में जा रहा है, कोई किसी के कट्टर समर्थक के इलाके में जा रहा है, उसका विरोध मत करिए, बल्कि आप किनारे हो जाइए। आपको स्वागत नहीं करना चाहते, आप उसके सामने नहीं आना चाहिए, मत जाइए उसकी सभा में। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम दुश्मन के यहाँ भी खड़े होकर के मांगते हो। इसकी भर्त्सना करता हूँ जी। जो ये हुआ कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे, सभा नहीं करने देंगे, वापस जाओ के नारे लग रहे थे। बिल्कुल मैं बिल्कुल पूर्ण भर्त्सना करता हूँ। आपको अगर नहीं, आप बड़ी भर्त्सना उसकी, बड़े आलोचना वो करेंगे। वो प्रत्याशी खड़ा है, 4 आदमी सामने खड़े हैं उसके, और दूर दूर तक कोई नहीं है, अपने आप वो चला जाएगा वापस। वो तो लोगों से संपर्क करने के लिए आया ना प्रत्याशी। आप गए ही नहीं उसकी सभा में, तो किससे संपर्क करेगा? लेकिन आप उसको बाहर जाओ, वापस जाओ, मुर्दाबाद। ये मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, बहुत गलत है। और ना ये छत्तीसगढ़ की परंपरा जो हमने शुरू किया था, जहाँ से छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले एक हमारे मोहल्ले में कुछ लोग झंडा लगाने आ रहे थे। एक आध जगह पता चला थोड़ा ज़बरदस्ती की है उन्होंने। तो मैं उसको लड़के को बुलाया, जो उसका लीडर था। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रख लेना, ये बात होगी मेरे, आज कितनी तारीख है? आज 8-9 है ना जी, 5 या 6 तारीख की है।
मैंने बेटा एक बात ध्यान रख लेना, 17 के बाद अगर तुम मुसीबत में फंसोगे तो मैं आऊंगा तुमको बचाने, जी और मैं मुसीबत में फंसूंगा तो तुम आओगे मेरे को बचाने। ना ये प्रत्याशी, ना ये प्रत्याशी, ना ये तीनों में से कोई नहीं आएगा। बोला अंकल सही बोल रहे हैं आप। और मैंने कहा जिसके घर में लगान लगाओ ना तुम, भाई तुम्हारा काम है, पूछ के लगाओ। अगर वो मना कर रहा है हाथ जोड़ के आगे चले जाओ। जी नहीं अंकल बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, एकदम नहीं करूंगा, किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा। और उसको बड़ी सीधी सी बात है, वो पैसा मिलता होगा उसको, सीधी सी बात है, भले ही वो हम उसको माने ना माने उस बात को। और उसका काम होगा कि अगर मैं उसको 500 झंडे दिए गए, 500 झंडे लगाएगा तो पर झंडे 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपये के हिसाब से इतना पैसा मिलेगा उसको। लेकिन उसमें हम आपसी संबंध खराब कर लें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारा लोकतंत्र कितना खूबसूरत है कि जब ये कहा जाता है ना कि पहली राष्ट्रीय सरकार 1947 में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सभी लोगों को, जो प्रमुख दल थे, प्रमुख नेता थे, सब लोगों को लेकर के सरकार बनाई थी। और ये कहा जाता है कि लोहिया जी को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित जवाहरलाल जी ही करते थे और हराते भी थे उनको। वो अलग बात है। हाँ, लेकिन ये परंपरा रही है। स्वस्थ प्रतिद्वंदिता। आप अपने यहाँ चले जाओ, अभी राजेश अग्रवाल एक चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अंबिकापुर में। वो पहले सिंहदेव के नज़दीकी थे, लेकिन कुछ 5-6 वर्षों से वो उनसे नाराज होकर के भाजपा में चले गए थे। सिंहदेव जी और वो जो सामने पड़े तो उन्होंने, राजेश अग्रवाल ने उनके पांव छुए महाराज जी करके प्रणाम किया और उन्होंने आशीष दिया कि जाओ खुश रहो। ये भी फिर एक दूसरे के विरुद्ध चल पड़े। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ की यही परंपरा है, यही छत्तीसगढ़ है जो आपने अभी बताया। ठीक है, हमारा हम चुनाव में प्रतिद्वंदी है ना, क्रिकेट में है, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं पाकिस्तान और हम दुश्मन हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या ग्राउंड पे हमारे आदमी एक दूसरे को मारते हुए दिखते हैं? क्या खेलते हैं बढ़िया, हाथ भी मिलाते हैं, मुस्कुराते भी हैं एक दूसरे की तरफ देख के। अच्छी बॉल करे, अच्छा बैटिंग करे, उसकी तारीफ भी करते हैं। सेंचुरी लगाए तो हाथ भी मिलाने जाते हैं उससे। वो प्रतिद्वंदिता है ग्राउंड की। बाहर आ गए आपकी और दूसरे प्रत्याशी की प्रतिद्वंदी हैं और ख़त्म हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद रहना, और छोटी सी जगह है कोरबा, यहाँ हम अगर आपस में ही एक दूसरे के बने, मैं तो नहीं एग्री करता। ये अब मैं कहाँ किस प्रदेश का नाम लूँ, ये वो प्रदेश नहीं है जहाँ पे इस तरह से होता। छत्तीसगढ़ में ये ना होता है, ना इसको हम मान्य करेंगे। हमको हमारी विरासत पे, हमारी संस्कृति पे बड़ा गर्व होता है ना। हम जब कभी बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है ना कि हमारे बुजुर्गों ने कैसा समाज बनाया, क्या क्या सोच रही होगी, कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, कितना शोध किया होगा, तब जा कर के हमको जीवन जीने की कला सिखाई। आप याद करिए महाभारत अध्यात्म काल की बात करते हैं तो उसमें राम रावण युद्ध होता है। उसका भी एक नियम था कि जो पीठ दिखा के जा रहा है उसको नहीं मारना, जो गिर गया उसको नहीं मारना, जो बेरथ हो गया है उसको नहीं मारना है, और बाकायदा एक दूसरे से सलाह करते। तो महाभारत उसका प्रमाण है कि दिन भर युद्ध करते थे। जैसे सूर्यास्त होता था उसके बाद वो जाते थे एक दूसरे के खेमे में, उनके तंबू में, और वहाँ बात करते। तो वहाँ पूछते थे कि आज हम जो लड़े हैं आपसे, उसमें कहीं कोई कमी रह गई तो हमें बताइए। ये भी हुआ, ऐसा भी। बिल्कुल, तो हम तो उस देश के रहने वाले हैं। वहाँ तो युद्ध मरने मारने के लिए होता था, यहाँ तो हमको देश की सेवा करने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, राजनीतिक युद्ध। इसको युद्ध न कहें, लेकिन चलिए युद्ध कह भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक युद्ध है। तो हमको ये पता है ना कि 17 के बाद या 3 दिसंबर के बाद जब परिणाम सब सामने आ जाएगा तो उसके बाद वो प्रदेशवासी हो जाएंगे, क्षेत्रवासी हो जाएंगे, आप कोई उसमें से एक प्रतिनिधि बन जाओगे, हमारा बन के विधानसभा में जाओगे। तो इस तरह का कोई कृत्य न किया जाए कि वो हमारे आपके बीच में कटुता का कारण बने। हाँ, एक चीज़ जरूर इस समय चुनाव में देखी जा रही है धर साहब, कि दोनों ये कह रहे हैं, भाजपा के और कांग्रेस के लोग प्रमुख हैं, यही चुनाव इन्हीं में से किसी का होना है। लड़ तो बहुत सारे लोग हैं, 20-22 लोग, कि राखड़ के लिए ये जिम्मेदार है, राखड़ के लिए ये जिम्मेदार है। रेत का भी चल रहा है कि रेत के लिए ये जिम्मेदार है, जो चोरी हो रही है उसका रेट बढ़ गया है, तो कह रहे नहीं आप जिम्मेदार हो। जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन राखड़ एक समस्या है, रेत नहीं मिलना, ज़्यादा रेट पे मिलना, ये एक समस्या है। तो इसको भी मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये दोनों लड़ने भिड़ने वालों को, ये देखिए क्या है, राखड़ में और रेत में बहुत पैसा है जी, और बहुत सारा
ताकत भी है उसमें। अगर आपके पास राखड़ का ठेका आ गया तो आपकी ताकत आ गई, आपने रेत अगर बेचनी शुरू की तो आपकी ताकत आ गई, पैसा तो आ ही रहा है जी। इसलिए जो भी लोगों को ये सोचना पड़ेगा, जिसको भी चुन रहे हैं आप, उससे जब आपके पास वो आए, अभी आएंगे, अब तो व्यक्तिगत संपर्क शुरू हो जाएगा अभी जी जी, उससे वायदा लें कि राखड़ से आपको मुक्ति दिलवाएंगे और रेत का रेट कम करवाएंगे। जब वो करे उसको वीडियो बनाइए, अगर वो प्रॉमिस करके जाए कितना रेट रहेगा, कितना और कितने दिन में होगा, तब हम उसको वोट देंगे, और कल को अगर वो जीत के आ गया तो उसको मुंह पे रखेंगे सामने। ये आपने ये कहा था, ये आपने ये कहा था जी, लेकिन हम ये नहीं करते हम ये करते हैं कि आपने हमको ये दिया था कि नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, सबसे बड़ा रोग जो पैसा हमारा चावल बढ़वा दे, हमारा वो गैस सस्ती करवा दे, व्यक्तिगत पे चले जाते हैं लोग, व्यक्तिगत पे चले जाते हैं। हालांकि वो भी व्यक्तिगत है कि रेत का अगर रेट बढ़ा हुआ तो कोई बनवा, तो व्यक्तिगत ही है, उसको नुकसान हो रहा है। अगर राख उड़ रही है तो सबका नुकसान है, तो हमारा भी है। हमारा है इसलिए सबका है, ऐसा भी मान लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी का नुकसान हो रहा है, और वो तो अदृश्य शत्रु है, अदृश्य शत्रु है। रेत तो तब भी सामने दिख रही है, राखड़ तो अदृश्य शत्रु है, हर समय है। तो हाँ, वो आपकी सांसों के जरिए आपका सत्यानाश बिल्कुल कर रही है अंदर घुस करके। अभी दिल्ली का हाल देख लीजिए आप, क्या हाल है। हाँ, वही अंदर पृष्ठ में है कि पराली जलाने पे बहुत सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा और कठोर हो गए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रात में जला के भाग जाएंगे। ये राजनीति, ये सब राजनीति है। इसको तरीका है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके करोड़ों अरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट करें, मशीनों से उसको कटवाएं, पैसा लें उनसे, किसानों से, और उसको गत्ता फैक्ट्री में जाता है, उसका वो भी बनता है, खाद भी बनता है, और बहुत कुछ बनता है, वो सब करें और वहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाएं उसकी, अपने आप ही बंद हो जाएगा। उसका उपयोग था, पहले तो होते थे, जानवर रहते थे, उसका भूसा तैयार किया जाता था, कुट्टी तैयार की जाती थी, वो सब वो बिकता था, अच्छा रेट मिलता था। लोग एकदम जड़ के नीचे, एकदम नीचे जाकर के जड़ को काट के लेके जाते थे, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते थे। अब वो ऐसा होता नहीं, मशीनों से काटते हैं, एक 1.5 फीट बचा रहता है, उसके बाद उनके पास कोई माध्यम नहीं होता, तो जला दो इसको, जला के फिर उसको बोलते हैं कि राख बन जाएगी, अगली फसल वो खाद भी बन जाएगी और अगली फसल के लिए तैयार हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, सबके लिए। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं जी। चलते चलते एक वो खबर जिसपे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, और अभी एक वातावरण दिख रहा है, निर्वाचन आयोग इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है, और अभी अपनी तरफ से जिला प्रशासन, निर्वाचन शाखा के लोग भी कोशिश करते हैं कि नुक्कड़ नाटक कराया जाए, कुछ ड्रामे कराए जाएं, ताकि लोगों को मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित किया जा सके, परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये काम निर्वाचन शाखा के लोग कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी उसको लेकर के गंभीर हैं, और दूसरे लोग भी, बच्चे सड़क पे निकल रहे हैं। अभी परसों आपने देखा होगा, कल भी हमारी खबर चल रही थी कि SECL के करीब 100 के आसपास बच्चे परसों शाम को घंटाघर से एक रैली निकाले और लोगों से अपील करते जा रहे थे कि मतदान हमारा अधिकार है, हमको बिल्कुल मतदान से चूकना नहीं है। ये जो भाव प्रकट किया जा रहा है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो उस दिन छुट्टी मनाते हैं मत देने जाने की बजाय। हाँ, जो सबसे ज़्यादा मुखर होके आलोचना करते हैं गवर्नमेंट की जी, वही लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। एक वोट से मेरे क्या हो जाएगा जी, एक वोट करके तो बनता है। वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और बच्चे लोग बहुत अच्छा जागरूकता के लिए संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छा पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है ये, और कॉलेजेस के स्टूडेंट कर रहे हैं जी जी जी, बढ़िया बात है। और ये खबर जब इस तरह की आती है, इसी खबर के बीच में कि अमहवा गांव में पहुंच मार्ग भी नहीं, ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार, तो लगता है ये कि तुमको तो आज जो अस्त्र मिला है उस अस्त्र को चलाओ, जो तुम्हारे जो काम नहीं किया उसके विरुद्ध जाओ ना भाई। कोई नहीं, 10 साल से नहीं है, तब आपने यही बहिष्कार क्यों नहीं कलेक्टर के ऑफिस में जाके किया? क्यों नहीं आपने किसी विधायक के घर में जाके, जो आपका या मंत्री हो उसके घर में जाके क्यों नहीं किया आपने? जी जी, आप आज बहिष्कार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 वोट 100 वोट नहीं पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था लोकसभा का पिछली बार, अब्दुल्ला 7% वोट पाके चुनाव जीत गए। यस 7% लोग ही वोट डालने गए वहां, बाकी बहिष्कार कर दिया था आतंकवादियों के भय के कारण, लोग नहीं गए थे वहां तक। तो आप नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वोट भी अगर गिरेगा, जिसको मिल जाएगा वही जीता तो हुआ। आप अपना गुस्से में मारो उसी में
तक से कि ये मेरा काम नहीं किया, इसको हराना है तो दूसरे को जिताना है, तो जिसको जिताना उस पे मार दो। हाँ। तो आप वो न करके ये अस्त्र जो आपको मिला है, मैं तो इसको मूर्खता मानता हूँ। इससे कोई ये क्या होता है भाई साहब, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एक और इसका दूसरा है सामने कि कलेक्टर को चिट्ठी लिख के कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ, मुझे आत्मदाह की परमिशन दीजिए। देगा कलेक्टर कभी आत्मदाह की परमिशन? नहीं देगा। मतलब आप सिर्फ वहां पे शोर मचाना चाह रहे हैं और करना कुछ नहीं चाह रहे। तो ये इसी मैं भी एग्री करता हूं आपसे। आप जाइए, खूब शोर मचाइए पहले जी, चुनाव के समय। अच्छा, अगर चाहे भी कोई करना तो क्या कर सकता है? आप आचार संहिता लगी हुई है, आपका काम नहीं कर सकते ना। आपको कोई मंत्री भी हो वो प्रॉमिस नहीं कर सकता, भैया जीत जाऊंगा तो बोलूंगा, यही बोलेगा जीत जाऊंगा तो करवाऊंगा। जी जी जी। तो अब आप ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई बार तो ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसा करके हाईलाइट हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई प्रत्याशी पहुंचता है, कतका उठेगा दे दे भैया। हाँ। तो बोले कुछ नहीं, 2000 हो ही, हाँ। भले 200 हो, हाँ। लेकिन बताएंगे संख्या 0 बढ़ा के ही। अब उसके बाद फिर इतना सौदेबाजी शुरू, ठीक करे भाई, इतका लागी, हाँ। तो ले भाई कर दे। और मुझे तो याद आता है, वो मैं अक्सर वो प्रसंग जब ये चर्चा चलती है तो याद आता है, अशोक अग्रवाल जी यहाँ कलेक्टर थे, नगर निगम का चुनाव चल रहा था, नगरीय निकाय का। तो इत्तफाकन उनको किसी ने, उसको पता नहीं रहा होगा, कहीं से नंबर किसी और का लगाते लगाते उनको लगा दिया। 2 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया, बोले कमलेश, बालकों के पास भद्रापारा बस्ती में कुछ लोग बैठे हो, लालघाट बस्ती में, और उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम लोग 50-55 लोग बैठे हैं, आप आइए, पहले कुछ दीजिए, उसके बाद हम लोग वोट डालने जाएंगे और जिसको वो लोग उसी को दे देंगे। अब उनकी किस्मत खराब थी कि उन्होंने कलेक्टर को लगा कर दिया था, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। अब हमारी टीम वहां जब पहुंची तो हकीकत में उतने लोग थे वहां, और उनकी जो नेतागिरी करने वाला, पहले पूछा आप किस दल से आए हैं, तो जब उसको दल बताया गया तो बोले हाँ बस आप ही के इंतजार कर रहे थे हम लोग। फिर जब उसको उलट दिया गया कि हम तो आपको जानने के लिए दल बताया था, हकीकत में हम इस दल से आए, तो बोले हम भी आपको अंदाज ही रहे थे, हम भी आपके ही सपोर्टर, मतलब आपकी भाषा बोल रहे हैं। मतलब सिर्फ वो नोटों के लिए था वो। तो ये भी एक आनंद है, लोकतंत्र में आनंद आता है इन सब बातों को सुनकर के, लेकिन ये गलत है, बहुत बड़ा चुटकुला हो गया कि कलेक्टर को ही फोन कर दिया। ये गलत है। ऐसा करके वो एक आंकड़ा निकलता है ना कि आपने अगर मान लीजिए 500 रुपये पाए, आप 1000 रुपये पाए, आपने वोट दे दिया, तो 1000 रुपये को 365 साल का गुणित 5 कितना रुपए आया? 1 पैसा या 10 पैसा कुछ आता है वो। तो उतने में हम अपना ईमान बेच देते हैं। तो वो न करें, बल्कि ये देखें कि कौन हमारे सुख दुख में साथ खड़ा होता है, कौन हमारे प्रदेश के हित में काम कर सकता है, किसके मन में राष्ट्र के प्रति चिंतन है, कौन चरित्रवान है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन किसका क्या इतिहास भूगोल है। ये सारी चीज़ें जान करके, अगर हम उसके दल की क्या आइडियोलॉजी है, ये सारा कुछ देख करके अगर आप निर्णय लेंगे, तब आप भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। नहीं तो फिर तो कुछ भी करके चले आइए। अब कल चूंकि धनतेरस है, अब पूरे बाजार में बड़ी रौनक है। एक कष्ट है कि जब आप पुराने शहर में जाएंगे, किसी भी शहर की बात हो, रायपुर भी जाम था, बिलासपुर भी जाम था, जगदलपुर में भी वही स्थिति, रायगढ़ में भी वही स्थिति सुनने को मिल रही है। हमारे साथियों से जो खबरें आ रही हैं यही बता रहे हैं कि अब शहर का जो पुराना हिस्सा है, जहाँ पे जेवरात की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, शोरूम वगैरह हैं, तो शोरूम तो अब लोग बाहर करने लगे हैं, लेकिन पुरानी जो दुकानें हैं नामचीन, वो सारी की सारी पुरानी जगह पे ही हैं। जैसे कोरबा में पावर हाउस रोड है। अब स्थिति यहाँ हो गई कि आपको जाना बड़ा मुश्किल है। सवेरे तो आप 12-1 बजे तक तो हो सकता है चले जाएं, लेकिन उसके बाद आपके लिए जाना कठिन हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है जो लोग अपना सामान उठा के सड़क पर रख देते हैं, दोनों तरफ रख देते हैं। तो सीधी सी बात है कि आधी से ज़्यादा सड़क तो आपने कब्जा कर ली, फिर कोई जाता है गाड़ी खड़ी कर देता है, दोनों तरफ जाम हो जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि व्यापारियों को भी थोड़ा, आपका व्यापार अच्छा चले, सब चाहते हैं कि साल भर इंतज़ार करते हैं इस पर्व का, आपका व्यापार अच्छा चले, अच्छी बात है, लेकिन जब लोग जाएंगे तब ना, अब आप ही असुविधा अगर पैदा कर दोगे। बहुत सारे लोग जाने से भी नहीं जाएंगे यार, क्या करेंगे, तो बहुत क्या करेंगे? देखिए आपको बताऊं, 4-5 साल हो गए ये जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है जी, इसमें सरकार को कठोर निर्णय लेना है। दोनों तरफ उसका सड़क को ब्लॉक कर दें जी, और कंपलसरी आपको, अगर गाड़ी आप लेके आए, आप पार्किंग में जाइए, पार्किंग को बढ़िया से करिए, पार्किंग करिए, और ई रिक्शा चला दीजिए जी।
योजना में यही थी 2 पहले। रुपया 3 रुपया जो भी कुछ उसमें चार्ज लगे, या मैं कहता हूँ व्यापारी ही मिलके करें, 10 रिक्शा लगा दें और बोले हम देंगे तुमको 500 रुपया 1000 रुपया दिन भर का, जो समिति हो वहाँ के व्यापारियों की, और वो ई रिक्शा चला दें, वो चलता रहे ई रिक्शा, हाँ, और अंदर उतरते पैदल चढ़ते जाए रहे। आदमी। क्या प्रॉब्लम है? मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, कम से कम 1000 गाड़ी का शायद उसमें आराम से पार्किंग का वो है, इंतजाम है जी। तो लेकिन उसको तो जुआड़ियों और शराबियों के हवाले कर दिया हाँ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बनाने का जो उद्देश्य था वही आपने बर्बाद कर दिया। उससे भटक गए और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। पुलिस की हालत खराब हो रही है, वो उसको वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। जी जी जी, तो ये समझना पड़ेगा सबको, बिल्कुल समझना पड़ेगा। और उससे नुकसान व्यापारियों को यह भी हो रहा है कि मैं कहीं सुन रहा था किसी का कि पहले लोग किस तरह से काम किया करते थे, छोटी छोटी दुकानें रहती थी, वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे। फिर बड़ी दुकानें आ गई तो थोड़ा सा दायरा हमारे और उनके बीच का कम हुआ, मतलब थोड़ी दूरी बढ़ गई। और उसके बाद फिर मॉल आ गए, बाज़ार आ गया, तो उसमें और दूरी बढ़ गई, क्योंकि बाज़ार है, वहाँ जो गए हम, पता लगा कद्दू खरीदने, तो वहाँ हमको और चीज़ें मिल गई, उसको खरीद ले आए। और गए थे सोना खरीदने गए थे, तो वहाँ पता लगा चावल भी खरीदे आए। पूरा बाजार है हमारी आंखों के सामने। जब वहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों को लगा कि अभी तो ठीक नहीं, तो अब ऑनलाइन हो गया। अब घर में बैठे बैठे मंगवा लें। तो ये भीड़ जो है, अब लोग नहीं जाएंगे, बोले ऑनलाइन मंगवा लो, तो आपका तो कारोबार गया, वो तो बाहर से आएगा। तो व्यापारियों को खुद सोचना पड़ेगा उस बारे में, कम से कम। मैं दूसरे शहर की नहीं बात कर रहा, मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। आप सरकार को बोलें हम ई रिक्शा चलाएंगे, 10 ई रिक्शा जी, और वो चलते रहेंगे ई रिक्शा ये सड़क के ऊपर, और आप गाड़ी को बंद कर दीजिए होने से जी। टू व्हीलर को भी मत जाने दीजिए, किसी गाड़ी को मत जाने दीजिए, सिर्फ ई रिक्शा चलेगा। और जिसको इधर से उधर जाना है वो ई रिक्शा में बैठे और चल पड़े वहां से। जी जी जी। और इतना कोई बहुत बड़ा वो पावर हाउस रोड नहीं है, आधा किलोमीटर होगा मेरे को लगता है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसमें। जी, पैदल भी जा सकते हैं लोग, लेकिन कई बार होता है बाल बच्चों के साथ आदमी जाता है, बुजुर्ग रहता है, तो नहीं चल पाता। चक्कर इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी, पूरी सड़क आपके हवाले हो जाएगी, आप आराम से चल सकते हैं, फिर बीच सड़क में भी तो चल सकते हैं। हाँ, बड़े शहरों में होता है ना, कई इलाके ऐसे 4-4, 5-5 किलोमीटर आपको अंदर कोई जाए, सिर्फ गाड़ी जैसे चांदनी चौक में कर दिया है, सब चलते हैं। सबको जाना है तो जाते हैं, आराम से जाते हैं, आनंद रहता है उसमें। लेकिन करे तब तो मूल ये है कि करे। बिल्कुल, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अपने व्यापार के लिए व्यापारियों को ही सोचना पड़ेगा। जी 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 जी। तो दूसरे लोग भी जो हैं उनको भी, हमें और आपको, मैं तो कई बार कहता हूँ, बच्चे एक आध बच्चे बाहर हैं तो वहाँ जब जाता हूँ तो बोलते हैं पापा ये ले लो ले लो, तो उनको बोलता हूँ कि हमारे शहर का व्यापारी क्या करेगा, ये ऑनलाइन खरीदी बंद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने बीच में आपकी बात से सहमत हूँ 100%। जी, बीच में एक पंपलेट किसी ने भेजा था, मैं पढ़ा उसको, तो वाकई बोले आपके सुख दुख में हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी काम करते हैं आप तो उसमें हम आपको चंदा देते हैं, जब पैसा नहीं हो तो उधारी भी सब देते कुछ हैं। हम करने को तैयार आपके साथ होते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन पे जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, फिर आपकी मदद कौन करेगा, फिर हमारा भाईचारा कहाँ रह जाएगा, कहाँ दुर्गा पूजा होगी, हमारा भी अपना घर कैसे चलेगा। तो ये जो मार्मिक अपील लोग करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये ऑनलाइन के चक्कर में पड़ने की बजाय आप जाएं, और थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, लेकिन उस कष्ट में दूसरे लोग भी हैं, उनके कष्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा हमारा कष्ट कम है। जाए और यहीं से सामान खरीदें, हमारे शहर से ही खरीदें, हमारे शहर में ही हमारा पैसा लगे, और ताकि उनके घर में भी, क्योंकि वो अकेले नहीं, सेठ जी के भरोसे, उन्हीं के ऊपर उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके घर में दिए तभी जलेंगे ना जब सेठ जी उनको कुछ पैसा देंगे, और सेठ जी पैसा तभी देंगे जब 2 पैसा उनके पास आएगा। तो सीधी सी बात है। तो हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसा प्रयास भी हम सबों को करना चाहिए। चलिए, हाँ, कल धनतेरस है, उसकी आपको अग्रिम बधाई। कल भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन क्या पता कल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कल बिजली गोल हो जाए, हम आपसे बात नहीं कर पाए। इसलिए आज ही धनतेरस की बधाई हमारी और भाई साहब की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, और खूब आनंद से इस पर्व को मनाइए। शुभकामना आपको। और विराम हेडलाइंस को यहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर साहब आप ऐसा भी निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया।